नमस्कार प्रिय भैया बहन। आज हम लोग अध्याय 2 इतिहास का शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। आप प्रथम अध्याय में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़े हैं और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ने से आपको यह बात समझ में आई है कि जो यूरोप का जितना भी राष्ट्र था उसमें सबसे पहले राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांस में हुई थी। अब है कि फ्रांस की जो स्थिति थी उसको देखकर संपूर्ण यूरोप के राष्ट्रों में नई चेतना जगी, नया विचार आया और यूरोपीय जितने भी राष्ट्र था वह साम्राज्यवाद के विरोध में, और या यूं कहे कि जितने भी यह राजतंत्र था या और भी जितने भी तानाशाह शासन व्यवस्था था उसके विरोध में उठ खड़ा हुआ। तो यह यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति जो पढ़ेंगे, इस समाजवाद एवं रूसी क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें समाजवाद का यूरोप में आना। यह जो समाजवाद शब्द है यह यूरोप में किस परिस्थिति में आया था इसको हम लोग पढ़ेंगे। और यूरोप के साथ साथ रूस में जब यह समाजवाद आया और रूस में जो क्रांति हुई, इस क्रांति में इस समाजवाद की मुख्य भूमिका क्या थी, समाजवाद किस तरह से रूस में अपना प्रभाव छोड़ा और किस तरह से वहां साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। तो इसलिए इस चैप्टर में हम कई विचारधाराओं को पढ़ेंगे। वह है उदारवादी विचारधारा, रेडिकल विचारधारा, रूढ़िवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा। कई विचारधारा है जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का सबसे पहला टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन का युग। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारक जो थे वह आया कहां से। यह जो स्वतंत्रता और समानता का विचार था यह उस समय कैसे आया। उस समय की जो स्थिति थी संपूर्ण यूरोप में वह साम्राज्यवादी स्थिति थी। और आपने फ्रांस की क्रांति में पढ़ा है कि फ्रांस का जो समाज था स्टेट में बटा हुआ था, वर्गीकरण था समाज का। और उस स्टेट के वर्गीकरण में जो स्थिति थी प्रथम और द्वितीय स्टेट की वह काफी शक्तिशाली थी, अर्थात वंशानुगत विचार था। तो 18वीं शताब्दी से जो पहले की स्थिति थी समाज की वह स्टेट और श्रेणी में बटा था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। लेकिन आपने देखा है, पढ़ा है फ्रांसीसी क्रांति में कि क्रांति के बाद राजतंत्र की इस संरचना में बदलाव दिखाई देने लगा। आपने पढ़ा संपूर्ण विश्व में यह क्रांति फ्रांस से प्रभावित होकर शुरू हुआ। तो जब बदलाव आया, तृतीय स्टेट के लोगों ने क्रांति किया, तृतीय स्टेट के लोगों ने नेशनल असेंबली बनाया, अपना नियम बनाया, अपना संविधान बनाया 1791 में। उसके बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन यह लोकतंत्र भी वहां ज्यादा दिन तक कायम नहीं रहा। फिर भी संपूर्ण विश्व को उससे बहुत महत्वपूर्ण बात मिली थी, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो इस तरह से यह संपूर्ण विश्व में क्या था, क्रांति का रूप ले लिया। और क्रांति का जो यह रूप था संपूर्ण विश्व में लोकतांत्रिक सिद्धांत को आगे बढ़ाने में मदद किया। तो चलिए देखते हैं कि क्या सभी लोग इस पक्ष में थे। जितने भी विश्व की जनता थी या अन्य देशों की, यूरोप की जितनी भी जनता थी तो इस पक्ष में थी नहीं। यहाँ दिया है कि यूरोप के सभी लोग इस पक्ष में नहीं थे। यूरोप के सभी लोग इस प्रकार के परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। यहाँ कुछ लोग जो थे परिवर्तन के पक्ष में थे, कुछ लोग परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इसलिए इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे। इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है 1.1 में उदारवादी, रेडिकलवादी और रूढ़िवादी। यह उदारवादी, रेडिकलवादी और रूढ़िवादी है क्या? तो आप सबसे पहले जान लें कि उदारवादी एक विचारधारा है, रेडिकल भी विचारधारा है, रूढ़िवादी भी विचारधारा है। मतलब यह विचार फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप के देशों में आई, सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से आई और सभी यूरोपीय देश सामाजिक परिवर्तन चाहने लगे।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह जो उदारवादी था इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो उदारवादी का प्रारंभ मध्य युग की राजशाही एवं सामंतशाही व्यवस्था के विरोध में हुआ था, क्योंकि मध्य युग में राजा और सामंत को विशेषाधिकार था और उदारवादी यह विशेषाधिकार को समाप्त करना चाहता था। इसका सोच था कि व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, मतलब किसी भी व्यक्ति को जन्म से अधिकार नहीं मिलना चाहिए, वंशानुगत अधिकार नहीं मिलना चाहिए, व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता मिलना चाहिए और यह लोकतांत्रिक सिद्धांत के पक्ष में थे। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सबको अधिकार मिले। यह लोकतांत्रिक राष्ट्र चाहते थे, यह लोकतंत्र के पक्ष में थे। उदारवादी किस तरह के पक्ष में थे? लोकतंत्र के पक्ष में थे। यह वंश आधारित वंशानुगत जो शासन था उसका विरोध कर रहे थे। अनियंत्रित सत्ता के यह विरोधी थे और वंशानुगत जो शासन था वह अनियंत्रित शासन था, निरंकुश शासन था, जिस पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता था, राजा जो कहता था वही होता था। इसलिए उदारवादियों का कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह जो उदारवादी समूह था यह निर्वाचित सरकार के पक्ष में था, जो शासक और अफसर के प्रभाव से मुक्त न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानून के अनुसार शासन कार्य चलाए। लेकिन यह समूह जो था पूर्ण रूपेण लोकतांत्रिक नहीं था। यह उदारवादी समूह जो था वह लोकतांत्रिक पूर्ण रूपेण नहीं था, वह जनता का अधिकार चाहता था। लेकिन आज की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इस तरह का विचार उसका नहीं था। जनता को सारा अधिकार मिले, राजतंत्र रहे, लेकिन जनता का जो अधिकार है उसका हनन नहीं होना चाहिए, ऐसा सोच इन उदारवादी समूह का था। अब आइए दूसरा समूह है रेडिकल समूह। यह रेडिकल समूह के लोग क्या चाहते थे? यह रेडिकल विचारधारा के जो लोग थे वह क्या चाहते थे, किस तरह के सरकार के पक्ष में थे? तो यह थोड़े से उदारवादी भी थे और थोड़े से रूढ़िवादी भी थे। रेडिकल समूह के लोग जो थे वह ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। यह किसी भी तरह के विशेषाधिकार के खिलाफ थे। यह वंशानुगत, जैसे आपने पढ़ा था कुलीन वर्ग, इसके अलावा आपने पढ़ा था पादरी वर्ग, यह क्या था? वंशानुगत व्यवस्था थी। तो यह रेडिकल समूह जो था वह किसी भी तरह के विशेषाधिकार के खिलाफ था और यह अभी के अभी परिवर्तन चाहता था, तुरंत परिवर्तन चाहता था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक, यह क्या चाहता था? परिवर्तन चाहता था। वह भी परिवर्तन धीरे धीरे नहीं, तुरंत चाहता था। इस तरह का परिवर्तन यह चाहता था। अब अगला टॉपिक है रूढ़िवादी। यह रूढ़िवादी क्या था? रूढ़िवादी जो था विचारधारा के लोग, यह रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। रूढ़िवादी विचारधारा के लोग चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए और बदलाव की जो प्रक्रिया हो वह धीमी हो। यह उदारवादी और रेडिकलवादी की तरह बदलाव नहीं चाहता था। यह चाहता था राजतंत्र रहे, राजा रहे, सुधार हो, लेकिन धीरे धीरे इतने सदियों से जो नियम बनाए गए हैं उस नियम को, इतने सदियों से के बनाए हुए नियम को हम तुरंत नहीं तोड़ सकते हैं, तुरंत नहीं हटा सकते हैं। इसलिए बदलाव हो, लेकिन बदलाव धीरे धीरे हो। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति के बाद इन विविध विचारधाराओं के बीच काफी टकराव हुआ। अब आप जानेंगे कि यह विविध विचारधारा क्या था। पहला विचारधारा था उदारवादी, दूसरा विचार क्या था? रेडिकलवाद, और तीसरा विचार क्या था? रूढ़िवाद। इन विभिन्न विचारधाराओं के जो लोग थे, इन विभिन्न विचारधाराओं के लोग जो थे इनके बीच में काफी टकराव हुआ। यह अपना अलग अलग मत दे रहे थे, अलग अलग इनका विचार था और अलग अलग विचार के चलते इन सामाजिक समूहों के बीच में काफी टकराव हुआ। अब यहाँ अगला पॉइंट है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। औद्योगिक समाज 1.2 आपका जो टॉपिक है वह है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। तो यह आप पहले आपको थोड़ा सा क्लास में हम बताए थे,
फिर से आप जान लीजिए कि यह रूस जो था, रूस जैसा देश या यूरोप के अन्य भी कई देश, उस समय उद्योग काफी विकसित नहीं थी, उद्योग न के बराबर थी, या यूं कहिए तो नहीं ही थी उद्योग। लेकिन 1750 ईस्वी में सबसे पहले इंग्लैंड में उद्योग की स्थापना हुई, अर्थात 1750 ईस्वी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। और इस औद्योगिक क्रांति का प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ा। औद्योगिक क्रांति का मतलब यह नहीं है कि किसी भी तरह का मारपीट हुआ, किसी भी तरह का झगड़ा झंझट हुआ। उद्योग के क्षेत्र में क्रांति हुई, बड़े बड़े मशीन लगे, आविष्कार हुआ, नए नए यहाँ कारखाने लगे, बहुत सारे इंडस्ट्री लगी और इस तरह से उद्योग का विकास हुआ। लेकिन यह उद्योग जो बना, उद्योग का जो विकास हुआ, इस उद्योग पर सबसे ज्यादा किसका अधिकार था? इस उद्योग पर व्यक्तिगत लोगों का अधिकार था। मतलब किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता था, वह कारखाना शुरू करता था और मजदूरों से काम करवाता था। इसमें बहुत सारे रेडिकल और उदारवादी के पास इस उद्योग के चलते काफी संपत्ति भी था। और औद्योगिकरण की यह व्यवस्था जो थी, समाज के गरीब लोगों को कारखाने में ला दिया। काम के घंटे लंबे होते थे, मजदूरी बहुत कम मिलती थी और इस प्रकार से औद्योगिक विकास होता चला गया और श्रमिक वर्ग जो था वह काफी कमजोर होता चला गया। औद्योगिकरण के बाद, औद्योगिक क्रांति होने के बाद विश्व के संपूर्ण जो छोटे छोटे या बड़े जितने भी राष्ट्र थे उसमें कारखाने लगने लगे, उद्योग का विकास होने लगा और इसके परिणाम स्वरूप श्रमिक वर्ग का शोषण होने लगा। यह जो श्रमिक वर्ग था, मजदूर वर्ग था, यह उद्योगपतियों के शोषण के शिकार हो गए। इनके काम की कोई गारंटी नहीं होती थी। जब तक काम समाप्त नहीं हो जाए तब तक यह कारखाने से नहीं निकलते थे। न इनके स्वास्थ्य की गारंटी होती थी, न ही इनके किसी प्रकार की सुविधा की गारंटी होती थी। तो इस तरह से जो ये श्रमिक वर्ग थे लगातार शोषित होते चले गए। इसलिए राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो, समान अधिकार प्राप्त हो। और इस समान अधिकार की प्राप्ति के लिए यूरोप में एक ऐसा विचारधारा आया जिसे हम समाजवादी विचारधारा के नाम से जानते हैं। कौन सा विचारधारा? समाजवादी विचारधारा। समाजवाद का आगमन हुआ यूरोप में। अब यह जो समाजवादी विचारधारा था, इसका क्या सोच था? समाजवादी विचारधारा से ही एक और विचारधारा की जन्म होती है और वह है साम्यवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा के लोगों का लक्ष्य क्या था? समाजवादी विचारधारा के लोगों का लक्ष्य था समानता लाना। लेकिन यह समानता कैसे आएगी? जनता तो अभी काफी शोषित है, मजदूरी कर रही है, श्रमिक है, जनता के पास पैसा नहीं है और धनी लोग जो है कारखाने में इनसे काम करवा रहे हैं। तो यह समानता कहाँ से आएगी? क्योंकि सारी पूंजी तो किसके पास है? धनी लोगों के पास है। तो यह जो साम्यवादी विचारधारा के लोग थे और समाजवादी विचारधारा के लोग थे, इन दोनों का लक्ष्य था समानता लाना। और इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए इन्हीं के सिद्धांत को पर इसी विचारधारा के में सबसे महत्वपूर्ण 1850 में कार्ल मार्क्स ने अपना विचार प्रस्तुत किया। किसके लिए? श्रमिक वर्ग के लिए, श्रमिक वर्ग के अधिकारों के लिए कम्युनिस्ट विचारधारा लाया। मतलब समाजवाद का भी विचार था समानता लाना, लेकिन उसका जो लक्ष्य था वह अलग, लक्ष्य एक ही था, समानता लाना, और उसके रास्ते जो थे समानता लाने के वह अलग थे। लेकिन साम्यवादी विचारधारा का जो लोग थे उनका भी विचार क्या था? समानता लाना। और यह विचार 1850 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने लाया और श्रमिक वर्ग के अधिकारों के लिए कम्युनिस्ट विचारधारा को जन्म हुआ। और कार्ल मार्क्स का कहना था कि वर्ग संघर्ष होगा पूंजीवादी वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच में। मतलब कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत लाया कम्युनिस्ट का, तो उनका कहना था कि यह उद्योगपति काफी पूंजीपति होते चले गए हैं, श्रमिक वर्ग का शोषण होता चला गया है। तो इस शोषण को हटाने के लिए दोनों वर्ग के बीच में, अर्थात पूंजीवादी वर्ग और श्रमिक के वर्ग दोनों के बीच में संघर्ष होगा। और यह संघर्ष, यही क्रांति क्या करेगा?
एक बेहतर समानतापूर्वक समाज का निर्माण करेगा। कैसे करेगा? सीधे तो होगा नहीं, इसके लिए मुख्य रूप से क्रांति होगा। बेहतर समाज के निर्माण के लिए क्या होगा? यूरोप में क्रांति होगा। यह विचारधारा किसका था? यह विचारधारा था कार्ल मार्क्स का, और इसने जो सिद्धांत लाया वह सिद्धांत था साम्यवादी सिद्धांत, साम्यवादी विचारधारा। और इस विचारधारा के लोगों का सोच जो था इस पर था कि यहाँ जो काम होता है, कारखाने में जो काम होता है, इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक है कच्चा माल और दूसरा है श्रमिक। अर्थात संसाधन और श्रमिक, यह दोनों के बदौलत ही बड़े बड़े उद्योगपति पैसे वाले बनते जा रहे हैं और क्या करते जा रहे हैं? काफी पूंजी कमाते जा रहे हैं, पैसा कमाते जा रहे हैं। अगर इन दोनों चीजों पर श्रमिक वर्ग का अधिकार हो जाए, मतलब सभी संसाधन पर श्रमिक वर्ग का अधिकार हो जाए, तो ऑटोमेटिक समानता आ जाएगी। अर्थात समाजवाद और साम्यवाद के लक्ष्य में अंतर नहीं था, तरीका में अंतर था। दोनों का लक्ष्य एक ही था, समाजवाद का लक्ष्य था समानता लाना और साम्यवाद का भी लक्ष्य था समानता लाना। लेकिन समाजवाद का कहना था कि समानता लाएंगे लेकिन लोकतांत्रिक प्रणाली के द्वारा लाएंगे, जबकि साम्यवादी कहना था कि क्रांति के द्वारा समानता लाएंगे। आप भारत के इतिहास में भी 8वां में पढ़े हैं कि स्वतंत्रता के लिए दो तरह के विचारधारा के लोग थे, गरम दल वाले और नरम दल वाले। गरम दल वाले क्या चाहते थे? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहेंगे। और नरम दल वाले चाहते थे सरकार में रहकर धीरे धीरे काम करेंगे और अपनी हक के लिए आवाज उठाएंगे। तो इस तरह से संपूर्ण यूरोप में समाजवादी विचारधारा जो थी वह आगे बढ़ने लगी और समाजवादी विचारधारा के लिए समर्थन मिलने लगी। क्यों? क्योंकि समाजवादी विचारधारा लोकतंत्र पर आधारित थी। 1870 तक यूरोप में समाजवादी विचारधारा पूर्ण रूपेण फैल गई और इस विचारधारा के जरिए लोगों ने अपने लिए कई पार्टी भी बना लिया। समाजवादी ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बना ली। उधर इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने भी अपनी जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। इस तरह से समाजवादी विचारधारा के आगे बढ़ने के लिए कई पार्टियां बनने लगी, यूनियन बनने लगी। और यहाँ दे रहा है कि 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने भी लेबर पार्टी के नाम से एक अलग पार्टी बना ली। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ही एक ऐसी पार्टी का गठन किया गया। लेकिन कह रहा है कि 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके? ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। संसदीय जो राजनीति था, उस संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि किसके? समाजवादी के प्रतिनिधि जीतते रहे बड़ी संख्या में, मगर सरकार में रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल का ही दबदबा बना रहा। इसको जानने के लिए आप एक बार फिर से जान लीजिए कि समाजवादी जो लोग थे वह क्या चाहते थे? वह समानता चाहते थे, जबकि रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकलवादी जितने भी लोग थे वह कारखाने के मालिक थे, उनके पास पैसा था। पूंजीवाद का जो निर्माण जन्म हुआ था उन्हीं से हुआ था और मजदूर को संघर्ष करना पड़ रहा था। इसलिए समाजवादी विचारधारा को बहुत आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था। रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल का ही दबदबा इस पर बना रहा। तो फिर हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं वह है रूस की क्रांति। जबकि रूस में समाजवादी विचारधारा की शुरुआत हो गई थी और बाद में साम्यवादी शासन की भी स्थापना हुई थी। तो यह कैसे हुई थी साम्यवादी और समाजवादी शासन की स्थापना? इसको जानने के लिए हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है दूसरा टॉपिक, रूसी क्रांति। इसको पढ़ेंगे कि रूस की शासन व्यवस्था कैसी थी, रूस पर किसका शासन था और उसके शासन के समय में किस प्रकार से क्रांति हो गई। इसको जानने के लिए हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, रूसी क्रांति, और किस तरह से समाजवाद आया, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज इतना ही। गृह कार्य आप बना लेंगे। गृह कार्य को हमने इसमें डाल दिया है, 4 क्वेश्चन है। आप इस चारों क्वेश्चन को अपने कॉपी में जरूर बना लेंगे। साथ ही पढ़ाए गए जितने भी टॉपिक हैं
उनसे आप अलग से भी क्वेश्चन बना लेंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप जरूर बना लेंगे। बस आज इतना ही, फिर अगली कक्षा में।